अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्टडी कॉर्नर। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है 18th अमेंडमेंट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में 3 कॉन्स्टिट्यूशन बने थे, 1956, 1962 और 1973। पहले 2 कॉन्स्टिट्यूशन तो डिक्टेटरशिप ने आकर उनको ख़त्म कर दिया था। 1973 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 14 अगस्त 1973 को ये कानून लागू करवा दिया मुल्क में। जो कानून आज भी पाकिस्तान में लागू है। इस कानून में कुछ अमेंडमेंट्स हुई हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो अमेंडमेंट है वो है 18th अमेंडमेंट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। हम आज इस 18th अमेंडमेंट क्या है, कि इसको क्यों किया गया, इसका बैकग्राउंड, इंट्रोडक्शन, फीचर्स इसकी क्या है, इससे क्या होगा, इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये बिल अप्रैल 2010 में पास हुआ, जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पीएम थे और आसफ़ अली ज़रदारी साहब प्रेसिडेंट थे। तो इसकी की रीज़न ये थी कि पार्लियामेंट्री पावर 58 टू बी रिस्टोर्ड, कि पार्लियामेंट्री पावर, जो पार्लियामेंट की पावर है 58 टू बी रिस्टोर्ड। 58 टू बी क्या है? 58 टू बी एक ऐसी पावर है जिसको सदर साहब इस्तेमाल करके असम्बली को डिज़ोल्व कर देते थे जब उनका दिल करता। जैसे गुलाम ईसा खान ने कई मरतबा असम्बली डिज़ोल्व की, तो इस 2 मरतबा असम्बली डिज़ोल्व की, एक मरतबा नवाज शरीफ साहब की और एक मरतबा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की। तो इस पार्लियामेंट्री पावर को रिस्टोर किया कि करेगा सदर ही असम्बली को डिज़ोल्व, बट ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम। जैसे अभी कुछ दिनों पहले जब इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक एतमाद एक मरतबा नाकाम करवाई थी उन्होंने, वो स्पीकर की रूलिंग की वजह से, तो बाद में उन्होंने फ़ौरन असम्बली डिज़ोल्व कर दी थी। एडवाइस इमरान खान साहब ने किया था, लेकिन असम्बली डिज़ोल्व आरिफ अलवी साहब ने की थी, कि एडवाइस पीएम करेगा, पार्लियामेंट एडवाइस करेगा, क्योंकि पीएम पार्लियामेंट का हेड है, वो एडवाइस करेगा, पीएम एडवाइस करेगा और प्रेसिडेंट उस असम्बली को फिर डिज़ोल्व करेगा। आगे प्रेसिडेंट को कोई भी एडवाइस की ज़रूरत नहीं थी, जब उसका दिल करता था वो असम्बली को डिज़ोल्व कर देता था। अब हम देखते हैं बैकग्राउंड। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट्री पावर थी, असम्बली डिज़ोल्व पार्लियामेंट नहीं करनी थी, मीन पीएम की एडवाइस पे ही होनी थी। लेकिन जब डिक्टेटरशिप आई, जब डिक्टेटर आया, मिलिट्री गवर्नमेंट आई, तो उन्होंने इस जो अमेंडमेंट थी इसको अमेंडमेंट करके पार्लियामेंट्री को प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ला के ये सदर ने अपने पास ये पावर ले ली, क्योंकि वो खुद तो हुकूमत कर नहीं सकते थे, वो सिर्फ एक डिक्टेटर सदर बन के बैठ सकता था, उसने अख्तियार सारे अपने हाथ में रखने थे। फर्स्ट नंबर पे ज़ियाउल हक साहब, जिन्होंने पहली अमेंडमेंट की थी, 8th अमेंडमेंट ऑफ 1985, जब इन्होंने भुट्टो साहब को उतार के हुकूमत संभाली थी, तो उन्होंने एक अमेंडमेंट की जिसका नाम है 18 अमेंडमेंट 1985। इसने ये पावर, ये असम्बली डिज़ोल्व करने की पावर प्रेसिडेंट को दे दी, पीएम से लेकर। फिर 13th अमेंडमेंट की है पीएमएलएन ने, नवाज शरीफ जब वज़ीर-ए-आज़म थे 1997 में, उन्होंने फिर ये पावर सदर से लेके पीएम को दे दी, पार्लियामेंट्री रिस्टोर करके 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को। बाद में 17th अमेंडमेंट हुई बाई जनरल मुशर्रफ, जब मुशर्रफ साहब ने वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब को उतार के हुकूमत संभाली, उन्होंने फिर अमेंडमेंट करके ये पावर फिर सदर को दे दी, पीएम से सदर की तरफ। बट 80th अमेंडमेंट जब 2020 नहीं है 10 है, गलती से लिखा गया 2012 10 बाई पीपीपी, तो उन्होंने फिर करके अमेंडमेंट करके रीजनल फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्टोर कर दिया। पार्लियामेंट्री है ना, रीजनल फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्टोर कर दिया। तो फिर ये पावर पार्लियामेंट के पास आ गई, जब वो पीएम एडवाइस करेगा तो ही प्रेसिडेंट डिज़ोल्व करेगा। ये एक मेन पॉइंट था 18th अमेंडमेंट पर, लेकिन इसकी कुछ और फीचर्स भी हैं 18th अमेंडमेंट की। 18th अमेंडमेंट की सबसे जो ज़्यादा फ़ायदा जिन पार्टियों को, रीजनल पार्टी को, मिसाल के तौर पर पीपीपी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो एक सिंध की रीजनल पार्टी है, उन्होंने अमेंडमेंट करके ये चीज़ का फ़ायदा लिया कि अगर कोई आपकी एक भी सूबे में गवर्नमेंट है, तो आपको गवर्नमेंट तो आपके पास है ना, आप इंजॉय कर सकते हैं गवर्नमेंट को। इसी तरह नॉन लीग है, उसकी पंजाब में अक्सरियत होती है। रीजनल पार्टीज़ को फ़ायदा देती हैं। बलूचिस्तान में चली जाए, बाप पार्टी है, बाप पार्टी को इसका फ़ायदा है। केपीके में तो पीटीआई है।
तो इस तरह ये कहते हैं कि इसका जो फीचर्स थे वो इस तरह थे कि ये लोअर लेवल सूबाई सतह तक को पावर देती थी। इसकी चलो हम फीचर्स अटेंड कर देखते हैं। पहली फीचर है रिमूव जनरल ज़ियाउल हक नेम फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन। जब जनरल ज़िया एक डिक्टेटर बन के हुकूमत कर रहे थे तो उन्होंने अपना जो नाम था बाय रेफरेंडम 1985 में रेफरेंडम के थ्रू अपना नाम कॉन्स्टिट्यूशन में दाखिल करवा दिया। इस अमेंडमेंट ने सबसे पहले उनका नाम कॉन्स्टिट्यूशन से निकाला, क्योंकि वो कहते थे कि ये जो डिक्टेटर है इसका नाम कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे आ गया। सेकंड पॉइंट में जुडिशरी कंपोजिशन एंड अपॉइंटमेंट्स गिव टू जुडिशरी काउंसिल। पहले जो जुडिशरी कंपोजिशन होती थी, अपॉइंटमेंट होती थी, वो सदर साहब और वज़ीर आज़म साहब करते थे, हुकूमत करती थी। तो इससे ना मसाइल बनते थे, हमेशा वो सिफारिश वाला सिस्टम अपने पसंदीदा लोगों को करना। इन्होंने ये पावर लेकर जुडिशरी काउंसिल को दी थी। ग्रेटर रोल फॉर पार्लियामेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, कि प्राइम मिनिस्टर और पार्लियामेंट का रोल बढ़ गया। प्रेसिडेंट से सारी पावर्स जो ले ली उसको बराए नाम कर दिए, सारी पार्लियामेंट्री सुप्रीमेंसी होगी ना। फिर फेडरल एंड प्रोविंशियल बैलेंस ऑफ पावर, फेडरल सूबाई, फेडरल वफाकी और प्रोविंशियल सूबाई सतह पर जो पावर का वो बैलेंस रखा कि कुछ उनके पास पावर कुछ उनके पास। एक फेडरल स्टेट बना दिया पाकिस्तान को कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी या सूबाई खुद मुख्तारी है, वो अपने फैसले कर सकती हैं, लेकिन उनको अंडर अंडर वफाकी हुकूमत के रहना पड़ेगा, कि उनके प्रोविंशियल बैलेंस पावर उनकी बराबर कर दी। NWFP नेम चेंज टू KP, जिसका नाम जानते हैं सरहद था पहले, उसका नाम हमने KP के चेंज किया, खैबर पख्तूनख्वा उसका नाम हो गया फिर। सॉरी। बलूचिस्तान एंड सिंध नेम स्पेलिंग्स चेंज, बलूचिस्तान और सिंध के नेम के स्पेलिंग्स चेंज कर दीजिए। देखें बलूचिस्तान में यू लिखा हुआ आजकल ओ आता है और सिंध के साथ H का इजाफा हुआ है। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, सूबाई खुद मुख्तारी, सूबों को खुद मुख्तारी दे दी गई। आपको एक चीज़ समझनी होगी कि 3 किस्म के ना होते हैं पावर्स, एक सूबाई पावर्स, एक वफाकी पावर्स, एक ऐसी पावर्स होती थी जो सूबों की और फेडरल की कंबाइन होती थी, जिसको कहते थे कंकरेंट लिस्ट पावर्स। तो इससे ये हुआ प्रेफरेंशियल ऑटोनॉमी दे दिया कि वो पावर जो कंबाइन होती थी वो ख़त्म कर दी गई, अबॉलिश कर दिया कंकरेंट पावर को, कंबाइन पावर ऑफ फेडरल एंड प्रोविंशियल। तो इस चीज़ को ख़त्म कर दिया, तो सूबों को खुद मुख्तारी दे दी गई। पार्लियामेंट्री सुपरमेसी, पार्लियामेंट को सुप्रीम कर दिया गया, क्योंकि 58 भी जो रिस्टोर होगी, पार्लियामेंट को अपनी जो बुकत थी या सारी जो चीज़ मिल गई। पीपल्स पार्टी इस चीज़ का बहुत एडवांटेज लेती है कि हम जमहूरियत के ताबे हैं, क्योंकि तब उनकी हुकूमत थी आसफ अली जरदारी, सदर थे, वज़ीर आज़म नहीं थे। उनको तो ये चाहिए था कि वो सदर के पास रखते, लेकिन उन्होंने मुस्तकबिल का सोच के जो पावर थी वो वज़ीर आज़म और पार्लियामेंट को दे दी। बाद में है फाटा एक अब तो सर KPK का हिस्सा बन गया, जम हो गया है। पहले वो एजेंसी होती थी, तो उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ को अलाउ कर दिया गया कि अब आप जाके वहाँ वोट मांग सकते हैं, जो भी हुकूमत का स्ट्रक्चर वगैरह वो बना सकते हैं। पहले तो उधर वो कबायली सिस्टम वगैरह था, तो फाटा में पॉलिटिकल पार्टीज़ को अलाउ कर दिया गया। बाद में है CCI, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, जिसका चेयरपर्सन है वज़ीर आज़म, उस चारों सूबों के वज़राए आला, मिलिट्री क़यादत, सारी उसमें कौमी सलामती आप आजकल की कह सकते हैं, इस तरह की कमेटी बन गई काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के। इसकी मीटिंग 90 दिन में होनी है। एक जो भी कोई मसला वगैरह है तो उस मसले वगैरह को हमने उस मीटिंग में डिस्कस करना है। नेक्स्ट आता है 11th नंबर पे, प्रेसिडेंशियल पावर इज़ रिस्ट्रिक्टेड, सदर की जो पावर थी उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। पहले तो ये होता था कि अगर कोई कानून असम्बली से पास नहीं होता था तो सदर ऑर्डिनेंस जारी कर देता था, वो ऑटोमेटिकली कानून बन जाता था। इन्होंने कहा नहीं, आपको अगर सदर मिसाल के तौर पर किसी वजह से असम्बली का इजलास नहीं हो रहा, सदर ने ऑर्डिनेंस जारी किया, वो एक मरतबा कानून बन गया, लेकिन उसको 30 दिन के अंदर अंदर तो उसको आपने दोबारा असम्बली से मंजूर करवाना ही है। प्रेसिडेंशियल पावर को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, वो अब से एक तो असम्बली नहीं तोड़ सकता, बाद में वो कानून भी नहीं बना सकता खुद बैठे हुए। बाद में चीफ इलेक्शन कमीशनर उसकी अपॉइंटमेंट करेगी गवर्नमेंट अपोजिशन में, गवर्नमेंट से मीन PM और अपोजिशन लीडर दोनों की रजामंदी से चीफ इलेक्शन कमीशनर की अपॉइंटमेंट होगी। बाद में है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस बाय जुडिशल कमीशन, के जजेस की जो अपॉइंटमेंट जुडिशल कमीशन करेगा, कोई सदर या वज़ीर आज़म वगैरह के ये अंडर नहीं होगा।
बैन ऑन थर्ड टाइम ऑन ऑफ पीएम इज लिफ्टेड, कि तीसरी मरतबा जो वज़ीर आज़म बनने पे बैन लगा हुआ था कि आप सिर्फ 2 मरतबा वज़ीर आज़म बन सकते हैं, जो आप वो उठा दिया गया, क्योंकि इससे नवाज शरीफ साहब को फ़ायदा हुआ उन्होंने, क्योंकि तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बने तो वो बने भी 2013 में। तो ये चीज़ को ख़त्म कर दिया गया कि बैन ऑन थर्ड टाइम ऑफ पीएम इज़ लिफ्टेड, कि थर्ड टाइम आप वज़ीर आज़म बन सकते हैं, इस चीज़ को बन सकते हैं, आगे नहीं बन सकते थे, उसके ऊपर जो बैन लगा वो तो ख़त्म कर दिया। हाई ट्रेजन ऑन कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिशिंग, कि जो भी कानून की खिलाफ वर्जी करेगा, आयन को तोड़ेगा, तो उस पर गद्दारी का मुकदमा दर्ज होगा। हाई ट्रेजन, हाई लेवल का गद्दारी का मुकदमा आर्टिकल 6 के अंडर। आर्टिकल 6 का आज आप वहाँ सुन रहे होंगे, इमरान खान साहब के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने की बातें, और ये गद्दारी का मुकदमा ऐसे कहते हैं। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इस्लामाबाद में पहले हाई कोर्ट नहीं थी, उसको इस्टेब्लिश करने के लिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इस्टेब्लिश करने के लिए इसके अमेंडमेंट में एक पॉइंट रखा गया। फ्री एजुकेशन, फ्री एजुकेशन स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस कानून के मुताबिक 5 to 16 ईयर्स का जो भी बच्चा है उसको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेशनल फिनांस कमीशन टू डिस्ट्रीब्यूट हेल्थ, नेशनल फिनांस कमीशन बनाया गया 2009 में, इसका बिल पास हुआ था कि ये वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करेगा सूबों के दरमियान, उनके आबादी को देख के, उनके रिक्वायरमेंट्स को देख के वगैरह। और ये फर्स्ट टाइम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हुई थी 1952 में इस कमीशन के अंडर पास। पहले इसका और नाम होता था, फिर इसको नेशनल फिनांस कमीशन तो 2009 में बना। पहली टाइम जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी वेल्थ की वो 1952 में हुई थी। ये तो कुछ पॉइंट्स थे जो इम्पोर्टेंट थे, मैंने आपके साथ डिस्कस किए। कुछ पॉइंट्स ये अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 6 सीक्स टू प्री अटेम्प्ट मिलिट्री कॉप्स इन फ्यूचर, के अमेंडमेंट की गई कि जो भी मिलिट्री खूब करेगी, कोई मार्शल लॉ की, तो उनके ऊपर आर्टिकल 6 लागू होगा। आर्टिकल 252(8) टू बी रिप्लेस सर्टिफिकेट रिजोल्यूशन ऑफ नेशनल असम्बली, इसको भी रिप्लेस कर दिया गया कि वो असम्बली को डिजोल्व नहीं कर सकता जब तक पीएम एडवाइस नहीं करेगा। प्रेसिडेंट में डिजोल्व नेशनल असम्बली इन केस नो कॉन्फिडेंस वोट पास अगेंस्ट पीएम, जब किसी भी पीएम के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाती है तब प्रेसिडेंट उसको रिजोल्व कर सकता है। टोटल स्ट्रेंथ ऑफ कैबिनेट शुड नॉट एक्सीड 11% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, के जितने पार्लियामेंट के मेंबर हैं उसकी 11% से ज़्यादा जो कैबिनेट है वो नहीं बना सकता। लेकिन आजकल तो माशाल्लाह 74 से भी ज़ायद वज़ीर नशीर हो गए हैं, तो 11% तो क्या बहुत कम थी बात। तो ये चीज़ ठीक है। टोटल स्ट्रेंथ ऑफ कैबिनेट शुड बी नॉट एक्सीडेड ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, कि 11% से ज़्यादा आप पार्लियामेंट के जो मेंबर हैं उससे उन 11% टोटल मेंबर्स की निस्बत निकाल के आप उससे ज़्यादा कैबिनेट नहीं बना सकते, बीना नहीं बना सकते। ये तो थे इसकी फीचर्स वगैरह। अब इसका फ़ायदा हुआ है जो लोकल पार्टीज़ थी, रीजनल पार्टीज़, पीपीपी, नून लीग, बाप, जेयूआईफे, इस तरह की पार्टीज़ को, कि एक जगह गवर्नमेंट बनाए और पूरे उस गवर्नमेंट के जो वसाइल वगैरह उसको इस्तेमाल कर सकें। तो यहाँ पे आज का टॉपिक ख़त्म हुआ। अगर किसी भी चीज़ को आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।